मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस शहर में मुझे इस पोजीशन पे भी बोलने आना होगा, क्योंकि बोलना कैसा है ऐसी उंगली पकड़ के कॉलेज के समय सिखाने वाले राजेश भाई सामने हैं। राजनीति क्या होती है ये सिखाने वाले सज्जन भाई से लेकर अश्विन, मेरी भाभी शोभा जी यहाँ है। 9 अगस्त क्रांतिकारी दिन से मैंने उत्तर प्रदेश से ये व्याख्यान मालाएं शुरू की थी और लगातार पूरे देश में मैं लगातार भ्रमण कर रहा हूँ व्याख्यान देते हुए कि हमें अब लोकतंत्र बचाना है और सबसे पहले संविधान बचाना है। इस सीरीज में कई बार इंदौर से भी आया कि आप इंदौर आइए, लेकिन मुझे इंदौर पे विश्वास था। मुझे लगा नहीं, इंदौर इस शहर को मैंने जिया है, इस शहर से मैंने पाया है, इस शहर से मैं बना हूँ। तो मुझे लगा इस शहर की तासीर वो नहीं है कि जहाँ लोकतंत्र की और संविधान की बातें लोगों को समझानी पड़े, क्योंकि यहाँ मतभेद भले ही दो लोगों में, लेकिन मनभेद मैंने कभी नहीं देखे। मैंने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को एक साथ बैठते हुए देखा, उठते हुए देखा, शादियों में जाते हुए देखा, अस्पताल में एक दूसरे के लिए भागते हुए देखा। लेकिन फिर कहते हैं दिल्ली में जब एक वटवृक्ष वैशिला तानाशाही वृत्ति का पनप रहा हो तो उसकी कुछ शाखाएं मेरे इंदौर तक भी आ गई और इंदौर कब विषैला हो गया कि मुझे समझ में भी नहीं आया। इसलिए जब मुझे आदेश हुआ, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि मुझे रिक्वेस्ट होगी, सब लोग बैठे थे और फिर भाभी ने फोन करके बोला कि सभी बैठे हैं और पीछे से अश्विन भाई की जोर से आवाज आ गई, आ जा तो जल्दी। मैंने बोला मैं आऊंगा। व्यस्तता है बहुत, रोज 10 से 12 कार्यक्रम लाइन होते हैं, इसके बीच में लगातार भ्रमण भी होता है तो घूमना मुश्किल होता है। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, श्रद्धांजलि सभा में जाना जरूरी है, क्योंकि क्या मैं इंदौर को फिर से, यदि मेरे जाने से उन तमाम इंदौरियों को एक बार फिर से मैं जगाऊं कि हम क्या थे, हम किस लिए नंबर 1 जाने जाते हैं, क्या हम इस देश में लोकतंत्र की करने वाला पहला शहर करके जाने जाएंगे, इतनी बड़ी काली माटी के आने वाला भविष्य हमको क्या सवाल है। सवाल है कि क्या कांग्रेस के नेता ने यदि विड्रॉल किया होता तो कोई तकलीफ नहीं थी। किसी ने फॉर्म भरा, किसकी इच्छा हुई उसने विड्रॉ किया, विड्रॉ नहीं होता वो विड्रॉ करवाया जाता। तो क्या फिर ये सूरत का एक नया प्रयोग था, सूरत जैसा? सूरत में तो सारे इंडिपेंडेंट भी विड्रॉ हो गए थे और सूरत में पहली बार चुनाव के पहले चरण का चुनाव भी नहीं हुआ और सूरत में भाजपा का एक सांसद भी बन गया। मुझे विश्वास नहीं होता कि अब की बार 400 बार विश्व गुरु, सबसे बड़ा ब्रांड, सबसे बड़ा राजनीतिक दल, धन बल में किसी चीज की कमी नहीं, उसको क्या जरूरत पड़ी है शॉर्टकट लेने की? क्या जरूरत थी? मैं स्वयं जानता हूं कि क्या इंदौर में भाजपा की स्थिति कमजोर थी? कांग्रेस ने हर चुनाव ताकत से लड़ा है, पराजय भी होती है। काशीराम का उदाहरण दिया, 9 बार डिपॉजिट जब्त करने के बाद उत्तर प्रदेश में आज, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में आज बहुजन समाजवादी पार्टी एक चर्चा का विषय है। तो कांग्रेस ने यहां राज भी किया, कांग्रेस हारती भी गई, कांग्रेस जीत भी जाएगी, लेकिन इतनी बुरी स्थिति नहीं थी कि भाजपा के नेताओं को यह करवाना पड़े। ये हुआ क्यों? क्या सूरत में स्थिति बेकार थी? कतई नहीं। ये किया क्यों गया? ये 2024 के बाद जब ये सरकार रिपीट होगी उसका ट्रेलर था। लोकतंत्र के नए मायने आपके सामने प्रस्तुत किए जाने लगे। 2024 में यदि ये वापस आते हैं तो 2024 के बाद संविधान क्या होगा, लोकतंत्र क्या होगा? क्या 1 नेशन 1 पार्टी 1 इलेक्शन की स्थिति में हम चले जाएंगे? क्या आने वाले समय में हमारा तानाशाह कहेगा मैं उसे प्रधानमंत्री मानने को इनकार करता हूं, प्रधानमंत्री मात्र शपथ करने से या स्टेज पर बैठने से नहीं होता, प्रधानमंत्री को अपने कुछ कर्तव्य दिखाने होते हैं।
यदि आपकी कार्यशाही एक तानाशाही की है, एक तानाशाह का है, तो उसको तानाशाह को तानाशाही कहा जाना चाहिए। जब तक आप उसको प्रधानमंत्री कहेंगे, आप अपने लोकतंत्र का अपमान करेंगे, आप अपना स्वयं का अपमान करेंगे। चालिया बजाते हैं और हमारे सांसद संजीदे बन के पीछे हारमोनियम लेके बैठते हैं। क्या आपके सांसद को आपने पूछा कितनी बार इंदौर के लिए लड़ा है? वो कितनी बार उसने इंदौर के लिए बात की हो? क्या वो एक समाज विशिष्ट का, क्या सिद्धि समाज का वो सिर्फ नेता था या इंदौर का नेता था? इस इंदौर ने भूमि घाटी जैसे लोग दिए हैं। इंदौर को आप बार बार अपमानित कर रहे हैं। चलो ठीक है, एक राजनीतिक दल है, उसकी विचारधारा इंदौर में होगी, लेकिन उस राजनीतिक दल को भी सोचना चाहिए कि इंदौर में से किसको भेजते हैं। मैंने धारकर छाप का समय देखा है इंदौर में, मैंने वो भी समय देखा है। इंदौर में झगड़े भी होते रहे, लेकिन इंदौर में मैंने मवालियों को नेता बनते हुए नहीं देखा। और ऐसे मवालियों को कि जो किसी को गन पॉइंट पे लेके जाओ, विड्रॉ करे और कहे कि देखो हमने ऐसा किया। मुझे आज गर्व है इंदौर के उन लोगों पे दादा जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। हो सकता है मजा में लिए, मजे लेने के लिए इंदौर में मजे लेने वाले बहुत हैं कि चलो भिया लड़ी लेते हैं। ऐसे भियाओं ने फॉर्म भरा, लेकिन उस भियाओं में आज भी जमीन था जो सूरत नहीं हो पाया। नहीं तो इन्हीं की तो मनीषा सूरत करने की थी कि सारे इंडिपेंडेंट भी वापस ले ले, तो फिर एक दूसरा सांसद हम देंगे चुनाव के पहले ही। ये इंदौर की जनता का अपमान है। दो चार गुंडे इकट्ठा होकर इस इंदौर की जनता का अपमान करते हैं, इस इंदौर के पौरुषत्व को ललकारते हैं और इंदौर चुप रहता है। इससे ज्यादा शर्मसार घटना चीज हमारे लिए नहीं। इंदौर का कर्ज है, इसलिए मैं इंदौर वालों को बोलने आया। किससे डरते हैं आप? इससे ज्यादा डरपोक कोई नहीं है। ये तो गुजरातियों के सामने पूंछ हिलाने वाले, ये हमें क्या बताएंगे कि मालवा क्या है? ये दिनों की भूमि रही है मध्य प्रदेश, और इंदौर अहिल्या की भूमि हुई है कि जब पेशवा ने आवाज तेरी की तो तलवार लेकर अहिल्या खड़ी हुई, और पेशवा को ललकारने वाली इस अहिल्या की भूमि में जो गुजरातियों के सामने पूंछ हिलाते हुए ये लोग जब इंदौर के सम्मान और आत्मसम्मान को बेचते हैं, तो इंदौर को क्या हो जाता है? चंद जमीनों के धंधे करके कोई धनपशु बने, चंद गुंडों को पाल के कोई यदि बाहुबली बने, तो ये इंदौर बाहुबलियों के सामने झुकने कब से लगा है? ये इंदौर की अपनी एक तहसील है, इंदौर की अपनी एक इज्जत है। आज हम इसको तानाशाह क्यों कहते हैं? बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं कि अफवाह फैला रहे हैं कि लोकतंत्र खराब हो रहा है, अफवाह फैला रहे हैं कि मैं संविधान बदलने जा रहा हूं। एक जगह उन्होंने कहा कि अंबेडकर जी भी आएंगे तो संविधान नहीं बदलेगा। अरे अंबेडकर जी आएंगे तो सबसे पहले संविधान बदल जाएंगे कि मेरे संविधान को ऐसे लोगों के हाथ में अपमानित होने के बजाय मैं जलाना पसंद करूंगा। क्या कहा था अंबेडकर साहब ने? संविधान सभा में जब संविधान का ड्राफ्ट मंजूर हुआ, बाबा साहब अंबेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने के नाते भाषण दिया। उस भाषण के कुछ अंश यदि आप देखेंगे तो आज नतमस्तक होता हूं मैं उस महामानव के सामने कि उसने सोचा था कि इस देश के 75 साल में वो होगा जो आज 75 साल पहले मैं समझ सकता हूं कि देश में क्या होगा। और उसके लिए उन्होंने कुछ आशंकाएं जाहिर की थी, उसके लिए कुछ उन्होंने डर जाहिर किया था, और वही डर आज पूरा देश भोग रहा है। देश के सामने वो डर नाक का फना पहन के लहरा रहा है। उन्होंने कहा था कि पहली बार हम स्वतंत्रता कब खोए, जब हमारे बीच में मोहम्मद बिन कासिम से लेके जयचंद से लेके शिवाजी के साथ लड़ने वाले राजपूत और 1857 के गदर में दूर रहने वाले सिखों तक का उल्लेख उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि पहली बार हम पाटलिपुत्र में आए हैं तो किसकी वजह से आए हैं? अपने खुद की वजह से। मुझे डर है कि दूसरी बार भी क्या हम अपने ही वजह से फिर एक बार आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होंगे। वो डर कौन सा था? दूसरी बार जाति और पंथ के रूप में पुराने दुश्मन होंगे, विरोधी राजनीतिक पंथ वालों की कई राजनीतिक दल होंगे,
और वो पंथ को ऊपर रखेंगे या देश को ऊपर रखेंगे, देश के ऊपर पंथ को रखेंगे या पंथ के ऊपर देश को रखेंगे, ये देखने का समय होगा। अगर पार्टियां धर्म को देश के ऊपर रखेगी तो हमारी आजादी दूसरी बार खतरे में पड़ जाएगी। मैं फिर से कहता हूं, यदि पार्टियां धर्म को देश के ऊपर रखेगी तो हमारी आजादी दूसरी बार खतरे में पड़ जाएगी। हमें अपने खून की आखिरी बूंद तक अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी होगी। धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का विषय हो सकती है, लेकिन धर्म जब राजनीति में आता है या राजनीति में भक्ति या नायक पूजा, पतन और अंततः तानाशाह का एक निश्चित मार्ग है। और 2014 से लेके ये जो पूरा प्रपंच है ये शुरू हुआ। 2014 में विकास की राजनीति के लिए लोगों ने मतदान किया। 2014 में लोगों को लगा 56 इंच का सीना आया है, कुछ लेके आएगा। भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे थे। अब तो लगता है कि तानाशाह, भ्रष्टाचार ठीक है, तानाशाही से भ्रष्टाचार में पैसा ही जाता है। यहां तो आजादी खतरे में आ गई है। यहाँ तो बोलने के लिए भी डर लगने लगा है। बोलने वाले कम लोग हैं और मुझे आज खुशी है कि कम से कम सुनने वाले इतने आ रहे हैं। नहीं तो सब लोग टीवी में सुनते, किसके अवकाश नहीं कि स्टेज पे जाके किसी के सामने बैठे पुलिस उनको सुनने गया। मैं देखता हूँ कल ईडी आएगी, इनकम टैक्स आएगा, सीबीआई आएगा, सेल टैक्स आएगा, क्या क्या पीछे आएगा। नहीं कुछ तो नगर निगम वाला टेप लेके निकल जाता है, तेरे घर की नकदी करवाऊंगा, पता है योगी जी का बुलडोजर कब घर पे चल जाएगा। और ये डर क्यों पैदा किया हमने, किसको पाला हमने? आज उनके खिलाफ आवाज उठाने वाला कौन है? क्यों नहीं आवाज उठा? लोहिया जी ने एक बार कहा था कि जब सड़कें सुनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। लेकिन तब लोहिया को ये पता ही नहीं था या कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने संसद के मायने लोकतंत्र कहा था। जो लोकतंत्र संसद में बैठा होगा और जब सड़कें सुनी होगी तो वो लोकतंत्र और वो सांसद आवारा हो जाएंगी। लेकिन संसद में यदि तानाशाह का दरबार लगेगा तो सड़कों पे आंदोलन होने के बाद भी वो आंदोलन कुचलने जाते हैं। आपने कहा कि हम चुप क्यों होते हैं? दादा, क्या किसान आंदोलन नहीं हुआ? 700 किसान मर गए। क्या इस तानाशाह के कान पे जू भी रेंगी है? ये तो उत्तर प्रदेश के चुनाव थे और चुनाव के हार के डर से कानून वापस हो गए। ये तो ऐसे ही किसान मरते जाते और ये तानाशाह अपने घर में बैठा रहता। नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है और इस देश के लिए मेडल लेने वाली होनहार हमारी बेटियां इंटरनेशनल इवेंट और ओलंपिक जैसे जगह पे मेडल लेके देश का गौरव करवाने वाली वो हमारी बेटियां इसी दिल्ली पुलिस के जूतों के नीचे रोधी जाती है। उनका गुनाह एक है कि यदि उन्होंने अपनी इस्मत लूटी है, यदि उनके इज्जत पे हाथ डाला है किसी ने और उन्होंने सिर्फ न्याय मांगा है तो एफआईआर दर्ज नहीं होती। सर्वोच्च न्यायालय से एफआईआर दर्ज करवानी होती है। मणिपुर में सैकड़ों वीडियोज, एक वीडियो बाहर निकलता है स्त्रियों को नग्न करके उनकी इज्जत कैसे, और मुख्यमंत्री बेशरम होकर कहता है ऐसे सैकड़ों वीडियो है, मैं क्या करूं। और इस सब पे हमारे प्रधानमंत्री इतराते हुए मणिपुर उनके लिए रास्ते में है ही नहीं, क्योंकि जहां लोकसभा है उसकी कोई औकात नहीं। इस देश में यदि आप विपक्ष की सरकार है, आपके यहाँ इस देश में यदि आपके यहाँ 40 से ज्यादा सांसद है राज्य में, तो ही महिला की इज्जत है। यदि वहां बीजेपी की सरकार है और वहां पे कितने भी सांसद हो, फिर महिलाओं की इज्जत नहीं। वहां इज्जत वाले गुंडे महिमा मंडित होते हैं। याद करिए गुजरात को, याद करिए यूपी को, कितनी जगह बताऊं मैं आपको। एक संदेश खली क्या हुआ, संदेश खली के लिए हम कहते हैं बहुत घिनौना कांड हुआ। किसी भी राज्य में किसी भी महिला की इस्मत के साथ खेलने वालों के लिए सबसे पहले मौत की सजा होनी चाहिए। ये होना चाहिए। यदि ममता जी वहां पे है, उसके होते हुए ये हुआ है तो ये शर्मसार घटना है, ये निषेध है। मेरे देश के प्रधानमंत्री जब संदेश खाने जाते हैं, उन महिलाओं को मिलते हैं तो मेरा सीना चौड़ा होता है। मुझे लगता है कि मेरे प्रधानमंत्री ने अपना अभिभावक जाग गया। लेकिन मेरे प्रधानमंत्री मणिपुर पे मुंह क्यों मोड़ लेते हैं? मेरे प्रधानमंत्री हरियाणा की उन जाट लड़कियों के प्रति क्यों उत्साह नहीं दिखाते?
मेरे प्रधानमंत्री कर्नाटक क्यों नहीं जाते हैं जहां सैकड़ों महिलाओं की इज्जत की उनकी फिल्में रिलीज की गई, और प्रधानमंत्री जिसने इज्जत उस गुंडे को जिताओ करके अपील करते स्टेज पे। बाद में अमित शाह कहते कि ये प्रधानमंत्री का क्या लेना देना, वो हमारा सहयोगी दल था, उसने किया, हमारा क्या लेना देना। तो फिर इंडिया गठबंधन में स्टैलिन भी सहयोगी दल था। यदि स्टैलिन के बेटे ने यह बोला कि मैं सनातन धर्म को नहीं मानता, मच्छर जैसा कुचल देना चाहिए, तो फिर राहुल गांधी सोनिया गांधी को माफी मांगे? क्यों पूरा इंडिया गठबंधन काला मुंह करके घूमे? यदि आपका एक सहयोगी सनातन धर्म के खिलाफ बोलता है तो पूरा इंडिया गठबंधन सनातन धर्म के खिलाफ होता है। तो फिर आपका एक यदि सहयोगी है तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि पूरा इंडिया का कुंभा है? क्यों नहीं बोलना चाहिए? आपकी भाषा बोल रहा हूं, कोई नए शब्द नहीं है मेरे। और उसके बाद सबसे संसार बात यह हुई कि प्रधानमंत्री को उन महिलाओं की इज्जत, जब फिल्म में बाहर आई है तो महिलाओं गांव छोड़ के, घर छोड़ के भाग गई है। उन परिवारों को देखो, 600-700 महिलाएं हैं, सरकारी कर्मचारी है, पुलिस की काम करने वाली महिलाएं हैं, कुछ एनजीओ में काम करने वाली महिलाएं हैं, कुछ उस पार्टी की काम करने वाली महिलाएं हैं। वो महिला पूरा परिवार छोड़ छोड़ के किसी दूसरे प्रदेश में जाकर मुंह छुपा के बैठी है। 600-700 घर बर्बाद हुए। उस आदमी को जर्मनी भेज दिया। किसने जर्मनी भेज दिया? ये हमको मूर्ख समझते हैं। बोले राज्य सरकार ने। राज्य सरकार विदेश भेजता है? इमिग्रेशन डिपार्टमेंट किसके पास होता है? लुकआउट नोटिस कौन देता है? उसको किसने भेजा? इन लोगों ने भेजा। और उससे शर्मनाक बात, दादा इस पर तो निषेध होना चाहिए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो रेवन्ना मामला है उसमें विदेशी हाथ है। भाई साहब, अब कोई विदेशी वायरा लेके ही काम किया होगा तो विदेशी हाथ मांग ले। टाइमिंग बोले, चुनाव के टाइम कैसे टेप आते हैं? अरे चुनाव के टाइम रेट डायरी कहां से आती है राजस्थान में? चुनाव के टाइम 500 करोड़ का वो एफिडेविट कैसा आता है? जब मोदी आए तो मोदी ने कोई रॉकेट साइंस नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इन मालिकों का कच्चा चिट्ठा देखा और बुला के बोला, देश को ज्ञान देते हो, आपको ये करने शोभा देता है क्या? ईडी आप पे भी लग सकती है। उस दिन से सारे मालिक मुद्रा करने लगे और पत्रकारों के मजबूरी में मुद्रा करना पड़ रहा है। हाँ, हमारे पत्रकारों के भी बीच में कुछ लोग हैं जो जरूरत से ज्यादा, मतलब मालिक ने बोला, जैसा आडवाणी जी ने बोला था कि इमरजेंसी में इंदिरा जी ने कहा था घुटने पे चलो, तो आप तो रेंगने लगे थे। मीडिया, कुछ मीडिया का हिस्सा है, हम ये नहीं कहते, कुछ पत्रकार भी हो सकते हैं, लेकिन उनके वास्तव इंटरेस्ट हो सकते हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज पत्रकारिता में मैंने देखा आज कई चैनल पे बात करने वाले लोग हैं, एंकर्स है, जब मिलते हैं तो आंसू बहाते हैं, बोलते हैं कि ये 4 पॉइंट तुम रख लो यार, तुम्हारे काम आएंगे, हमारे यहाँ तो नहीं चलेगा, चलने नहीं देते। क्योंकि जब नौकरी लगता है तो आदमी घर लेता है, गाड़ी लेता है, बच्चों के एडमिशन करवाता है, और फिर नौकरी जाने के बाद ये सब कैसा करेंगे इस डर से। और डर इतना जबरदस्त है कि सिर्फ आंख दिखाने पे काम हो जाते हैं। ये डर क्यों है? ये डर सिर्फ उन लोगों का है जिनके पीछे कुकर्मों का पाड़ा है। जो लोग निडर है वो सिर्फ इसलिए है कि उनके पीछे कोई बैगेज नहीं है। यदि आपके पीछे कुछ बैगेज नहीं है तो मैं आपको कहता हूं, इनसे ज्यादा डरपोक कोई नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूं, और मैं अंडरवर्ल्ड की बात देता हूं, पत्रकारिता में हूं तो सभी टाइप के लोग मिलते हैं। मैं एक बहुत बड़े अंडरवर्ल्ड के आदमी के साथ मुंबई में बैठा था, रात को 1:30-2 बजे थे, खाना खा रहे थे। अब जिनके साथ बैठा था वो था, साथ में मैं था, एक कारपोरेटर था ठाणे का, वो बैठा था, 3-4 लोग टेबल पे बैठे थे। क्योंकि बॉस अंदर थे तो पूरे रोड पे उनके लोग लगे हुए थे, खिड़की के पास लोग खड़े थे और चुपचाप। अब उनसे क्या बात करें? पत्रकारिता की बात कर नहीं सकते, राजनीति की बात कर नहीं सकते, उनके धंधे की बात मुझे समझ में नहीं आती। बस उनको लग रहा था कि टीवी पे अच्छा पत्रकार है और अपना दोस्त है तो साथ में खाना खा रहे हैं, और अशोक भाई ये लो, अशोक भाई ये लो, अशोक भाई ये लो, यही चल रहा था। इतने में मेरे हाथ से चम्मच गिर गया
रात के 2 बजे के सन्नाटे में चम्मच जब नीचे गिर गया तो ठंड आवाज आई। जैसी वो आवाज आई, वो डांग की चलती में ऐसा उठ गया डर के मारे। सब लोग खिड़की की तरफ देखे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, सब ऐसे। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले क्या करते हुए चम्मच गिरा दिया तुमने। हमको लगा पता नहीं किसने हमला कर दिया या कौन लेने गया। इनकी हालत वैसी ही है। एक चम्मच गिरा के दिखाओ, एक चम्मच गिराने की जरूरत है। इनसे ज्यादा डरपोक नहीं हो सकता। ईमानदार आदमी सामने आए तो इनके ज्यादा घबरा नहीं हो सकता। ये चाइना का नाम लेने में डरते हैं। इनकी 56 इंच की छाती है। कई बार मुझे डर भी लगता है कि इनकी 56 इंच की छाती है या अमित शाह का पेट गिन के अपनी छाती बताता है। ये भी कई बार लगता है, क्योंकि इतनी बड़ी यदि सीना किसी का हो तो इतने बड़े सीने वाला आदमी कम से कम कहीं तो अपनी मर्दानगी दिखाएगा, कहीं तो कहेगा। अरे हार भी मानने में ताकत होनी चाहिए। जब बहादुर शाह जफर हार गए तो किसको पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफ्न क्या गिरे जो घुटनों के बल चलते हैं। ये घुटनों के बल चलने वाले तिफ्न है, ये क्या गिरेंगे? तो पाकिस्तान का मामला हो, भारत के रुपया का मामला हो, हर जगह इनके पास कोई नहीं है। आज इन्होंने अडानी अंबानी का नाम लेके बता दिया कि इनका डर सबसे बड़ा बेरोजगारी और महंगाई है। जहां जाते वहां बेरोजगारी का एक राक्षस सामने खड़ा है, महंगाई का भूत सामने खड़ा है। महिला कहती है आपने मुझे, मतलब हास्यास्पद है। एक जब फ्रांस में जब रोम जल रहा था तो किसी ने नीरू बांसी बजा रहा था, और जब फ्रेंच क्रांति हुई तो तब किसी ने कहा कि ब्रेड नहीं मिल रहा हमको, तो रानी ने कहा केक खाओ। उनको ब्रेड और केक में से उनको पता नहीं था कि केक फिर से महंगा होता है। तो हमारे प्रधानमंत्री 16 लाख का सूट पहनते, उनको क्या मालूम है? वो बोलते हैं कि मैंने 700 रुपए का सिलेंडर, इतना सस्ता सिलेंडर दिया। बीपीएल क्या है? 2250 रुपए जिस परिवार की एक माह की इनकम है वो बीपीएल में आता है। अब 2250 रुपए में 700 रुपए कितने भारी होते हैं। ये 16 लाख रुपए का सूट पहनने वाला नहीं जान सकता, करोड़ों के प्लेन में घूमने वाला नहीं जान सकता, अरबों रुपए अपने फोटो पे खर्चे करने वाला नहीं जान सकता। चांदी के थाली में G20 के आए हुए मेहमानों को खाना खिला के यदि ये बता देता है कि मेरा भारत बड़ा है, तो मुझे मेरा भारत उस चांदी के थाली में नहीं दिखता। रामनवमी के दिन अयोध्या में जब 20 लाख दिए जलाए जाते हैं, तो दिए में बचा हुआ तेल इकट्ठा करने के लिए जब छोटी छोटी बच्चियां पुलिस की लाठी खाती है, क्योंकि उसी तेल से 2 महीने घर का तेल चलेगा, ये मेरा भारत है। मुझे G20 से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पूरा विश्व मुझे गाली दे, मुझे पसंद है। लेकिन मेरे देश का अंतिम व्यक्ति यदि 2 टाइम का खाना खाए, ये गौरवान्वित महसूस करते, किस पे गर्व करे। मतलब मैं कहता था कि ये अनपढ़ आदमी है। अनिल भाई एक दिन बुरी तरह से नाराज हो गए, बोले आपको पता है अनपढ़ लोग क्या होते हैं? मेरा किसान अनपढ़ है, ऐसा बादलों की तरफ देख के बताता है पानी कब बरसेगा। उससे बड़ा साइंटिस्ट कोई नहीं है। वसंत दादा पाटिल अनपढ़ ही थे, धीरू भाई अंबानी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। ये कुपड़ है। तो मैंने बोला कुपड़ क्या होता है? नहीं भाई, बोले कुपड़ वो होता है जो गलत पढ़ता है। तो ये अनपढ़ से अपने आप को बड़ा समझता है और पढ़े लिखे को रोज चैलेंज करता है कि मेरा सही है तू गलत है। तो ऐसे कुपड़ से क्या करे, ये मटका लगा के गैस जला लेता है बादलों के पीछे। मतलब ये मैंने कहा ना कि मुझे बार बार, मतलब जब वो राय साहब जो है जन्मभूमि वाले, उन्होंने कहा कि ये विष्णु का अवतार है, और वाकई अपने आप को अवतार मानने लगे, इसलिए कपड़े ही नहीं बदलते। तो मैंने कहा कि वो जब गीता में सब कुछ करने के बाद भी अर्जुन की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, तब उसने श्री कृष्ण ने कहा कि तू जानता है तेरे साथ कौन खड़ा है? श्री कृष्ण क्या है? श्री कृष्ण उन्होंने कहा कि मैं पेड़ों में पीपल हूँ, जानवरों में सिंह हूँ, इंसानों में मैं अर्जुन हूँ, और अपनी पूरी व्याख्या की। मैंने प्रधानमंत्री तब से अभी अपने आप को श्री कृष्ण समझने लगे। तो वो कहते हैं कि मैं डिफेंस में राजनाथ हूँ, महाराष्ट्र में यादव हूँ, महाराष्ट्र में शिंदे हूँ, मध्य प्रदेश में यादव हूँ, मैं रोड का काम देखता हूं तो गडकरी हूं, मैं वित्त में निर्मला हूं। हर जगह होते हैं। तो ये कुपड़ आदमी से
जब देश हाथ में जाएगा तो बंदर के हाथ में वस्तुरा है, कितनों को मारेगा पता नहीं। कोई कहते हैं कि आप ऐसे शब्द यूज करते, मैं शब्द यूज करने के लिए मजबूर हो गया। मुझे मेरे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के प्रति मैं उतनी ही इज्जत करता हूँ जितना आम आदमी करेगा, लेकिन एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है। जो उस पद पर बैठता है कम से कम उसको अपने आप को उस गरिमा के अनुसार ढाल देना चाहिए, और वो ढालने में अक्षम है तो उसको वो चेयर खाली कर देनी चाहिए। और यदि वो चेयर खाली करने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर छीन लेनी चाहिए, क्योंकि ये देश 143 करोड़ का है, किसी के बाप का नहीं। ये संविधान यूं ही नहीं बना, रात को बाबा साहेब आंबेडकर सो गए, इसमें किताब आ गई, ये नहीं हुआ। 2 साल 11 महीने 2 साल 11 महीने 18 दिन लगातार अथक मेहनत हुई। अरे कभी जाके पढ़िए, थोड़े आपके पास समय है, नेट पे मिलता है, कभी जाके पढ़िए क्या शास्त्रार्थ हुआ था एक एक क्लास के ऊपर, एक एक चीज के ऊपर। 2 साल ऐसे ही नहीं चाय पानी पीने बैठे और कैसे है आए चाय पानी पी, शाम को रात को ठंडी बियर पी के तय कर लिया कि संविधान बनाना है। संविधान बदलने की बात क्यों करता हूँ? मुझे डर क्यों है संविधान बदलने का? मैं भी लोगों को डरा नहीं रहा। अब इन्होंने नया पेपर शुरू कर दिया कि कांग्रेस संविधान बदलना चाहती है। भाई कांग्रेस ने तो कभी नहीं कहा संविधान बदलना है, कभी नहीं कहा। और कांग्रेस के पास 65 साल थे, जब चाहे तब बदल सकते थे। 400 से ज्यादा लोग थे, उनको तो आवाज भी नहीं लगानी पड़ी, ऐसे ही मिल गए। फिर संविधान नहीं बदला। मैं क्यों कहता हूं संविधान बदलना होगा? क्योंकि अब संविधान बदलना होगा, ये बीजेपी के ही लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। और बोलने वाले कोई लेचे पीछे, कोई अरे गहरे नत्थु ठहरे नहीं, पान की दुकान पे भैया बदल देंगे, बड़ी बात नहीं थी। ये वो लोग हैं जो राजनीति में मायने रखते हैं। हेगड़े साहब एक मायना रखता है, वो कहते हैं संविधान बदलना है। अरुण गोविल सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहते हैं। रघु सिंह सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं, बड़े ओहदे पे है। और सबसे बड़ा विवेक देवराय इस देश के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष। इस देश की आर्थिक नीति कैसी होनी चाहिए इसकी सलाह प्रधानमंत्री को देते हैं, बहुत बड़े ओहदे पे हैं। वो आदमी यदि ये कहे कि अब संविधान अमेंड नहीं हो सकता, अब संविधान में संशोधन की जगह नहीं, ये संविधान ही बदलना होगा, we will have go back to the drawing board to rewrite the constitution again। जब वो कहता है तो उसके मायने समझिए। वो कहता है कि संविधान तो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड का था। इस मूर्ख आदमी को कौन बताए कि जब ये संविधान भारत में लागू हुआ तो ब्रिटेन में भी महिलाओं को अधिकार नहीं था। ये संविधान जब लागू हुआ तब अमेरिका में भी कारों को वोट देने का अधिकार नहीं था। एक किस्सा, अभी परसों के दिन मैं किसी चर्चा में बैठा हुआ था पुणे में, तब एक वक्ता ने सुनाया मुझे बहुत। सर्वोच्च न्यायालय, हम सोचते हैं कि न्यायपालिका, दादा आप स्वयं वकील हैं, मैं ये गलत हूं तो मुझे ठीक करिए, मुझे लगता है कि न्यायपालिका हमारे यहाँ संविधान की कस्टोडियन है। वो संविधान की समझती है, संविधान के फ्रेम में देश को चलाना होता है। नेता कई बार अनपढ़ भी होते, ज्ञान भी नहीं होता। एक डॉक्टर को डिफेंस मिनिस्टर बना दोगे तो क्या जाएगा बेचारा, राइफल और गन का उसको डिफरेंस नहीं समझ में आता है। तब ब्यूरोक्रेसी साथ में होती है, नौकरशाही। कार्यपालिका वो बताती है कि सर ये सही है, ये गलत है, और इसके बाद भी कुछ गलत हुआ तो उसको वो न्यायपालिका बताती है कि नहीं, सरकार का ये निर्णय संविधान के संगत में। लेकिन 2014 से कार्यपालिका विधायिका के सामने पैरों में घुंघरू बांध के नृत्यांगना बन खड़ी होके उसका मनोरंजन कर रही है। और न्यायपालिका के सामने जब चीजें आती है, मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं, न्यायपालिका भी, वहां पे भी जो लोग बैठे हैं वो कोई मंगल ग्रह या चांद से नहीं आए, वो हम में से ही गए। उनमें भी कुछ ऐसे विचारधारा वाले लोग हैं कि जो ब्लंटली, कई बार आजकल तो लाइन देखने को मिलता सुप्रीम कोर्ट, कई बार लगता है कि ईडी का वकील स्वयं जज क्यों नहीं बन जाता? भाई तू उधर क्यों बैठा है, इधर आके बात कर। जब ईडी की तरफ से आपको बात ही करनी है तो आप उधर से बात करें। दूसरी बात, न्यायपालिका को भी छपास का और दिखास का रोग लग गया है। जब
केस चलती है, ऐसी ऐसी टिप्पणियां आती है कि हम शाम को उछल उछल के प्रोग्राम करते हैं कि पहली बार तमाचा, एक बार फिर न्याय की आशा जगा दी। और जब जजमेंट आता है तो हम सर बुझाते रहते हैं। जज साहब ने कल कुछ और बोला, जजमेंट कुछ और दिया। ये हो क्या है? कहीं ना कहीं इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। हम ही जब लोगों को चुनाव जितवा के भेजते हैं, हम ही को जब हमारे नेताओं को हम हमारे बादशाह क्यों समझते हैं? सांसद, विधायक या आपके नौकर हैं, उन्हें सवाल क्यों नहीं पूछते जब दादा ने पूछा? आप बिहार और यूपी में जाइए, वहां सांसदों को तो घेर लेते लोग। हमारे मध्य प्रदेश में सांसद भगवान कहां से हो जाता है? उसको क्यों नहीं पूछ सकते सवाल? विधायक, कारपोरेटर क्यों भगवान बन जाता है? साइकिल पे घूमने वाले आदमी मर्सिडीज में कैसे चले जाते हैं और आप मर्सिडीज वाला साइकिल पे क्यों आता है? ये भी देखना है, ये पूछना पड़ेगा। ये भ्रष्टाचार आपको दिखता नहीं? ये कोई बाहर के नेता नहीं, इंदौर के ही नेता है। मैंने कईयों को साइकिल पे चलते हुए देखा है, आज मैं मर्सिडीज में देखता हूं उनको। तरक्की करे, और यदि नेताओं में इतना तरक्की का महात्मा है तो मैनेजमेंट के स्कूलों में इनको लेक्चरर करके भेज देना चाहिए कई बार कि भाई ऐसे 5 साल में ऐसा क्या काम करते हो कि इतनी तरक्की हो जाती है? साइकिल पे था, मर्सिडीज पे आया, अच्छी बात है। इस देश में ऐसे यदि इतने बुद्धिजीवी और इतने होनहार लोग होंगे तो पूरे देश को इसका फायदा होना चाहिए। लेकिन हम सवाल नहीं पूछते। अभी कोई दादा मीडिया पे बात कर रहे थे, क्या करे दादा? पत्रकार सब गाली देते हैं, गालियां पत्रकारों को पड़ती है। पत्रकार बुरे नहीं होते, मालिकों को सुधारना होगा। मालिकों ने भी भ्रष्टाचार में कमी नहीं की। मालिकों ने भी, अखबार के मालिक हो, चैनल के मालिक हो, इन्होंने भी खूब पैसा कमाया, खूब गलत धंधे किए। जहां जमीनें सरकारी थी उसमें मॉल भी बनवाए, और सब कुछ करने के बाद वो किस विदेश से आया? वो झूठ परोस रहे हैं और हम ले रहे हैं। वो झूठ परोस रहे हैं, हम ले रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले मतलब घिनौना, मुझे ये लगा कि चलो ये आदमी कोई कैसा भी हो, तानाशाही प्रवृत्ति का हो, सब कुछ अपनी जगह पे है, लेकिन क्लीन है भ्रष्टाचार के मामले में। आज ये सत्ता में है, सारे कांग्रेसियों को निपटा दे, सारे विपक्षियों को निपटा दे। जब वो सत्ता में आएंगे तो बीजेपी को निपटा देंगे, कम से कम देश तो साफ होगा। इस सोच के साथ हम बैठे, लेकिन बात तो अलग होगी। ये भ्रष्टाचारियों को ढूंढ रहे थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। ये भ्रष्टाचारियों को चिन्हित कर रहे थे। 17,000 करोड़ साइड को कर, 80 करोड़ साइड को कर, 5,000 करोड़ साइड को कर, 1,200 करोड़ साइड को कर, इन सबको इकट्ठा किया और भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारी प्रकोष्ठ की स्थापना की। और उन सबको उन्होंने वहां इनवाइट किया कि आओ बैठो, सब भ्रष्टाचारी मिलकर साथ में राज करेंगे। कल तक जो भ्रष्ट था आज आपका उप मुख्यमंत्री है। कल तक आसाम का विधानसभा जिसने 1 सप्ताह तक बीजेपी ने चलने नहीं दी, वो हेमंत बिस्व शर्मा अब उनका मुख्यमंत्री बना हुआ है। अजीत दादा को उन्होंने फूलों का गुच्छा देकर कहा कि दादा आप बड़े देर से आए हैं। कईयों ने मुझे पूछा इसके मायने क्या है, दादा देर से आए। मैंने बोला पता नहीं, 3 दिन पहले तो प्रधानमंत्री ने उनको सबसे भ्रष्ट कहा, आज ये कहते हैं कि सबसे भाई दादा देर से आए। फिर मैंने सोचा, फिर समझ में आ गया। हमारे अमित शाह जी मधेपुरा बैंक में डायरेक्टर थे, जिनका घोटाला 1,600 करोड़ रुपए का था। जब दादा का 70,000 करोड़ का घोटाला आया तो उनका ईगो हर्ट हो गया। 70,000 करोड़, मेरा 1,600 करोड़। ये 70,000 करोड़ किया कैसे जाता है? इसके लिए दादा को बुलाया। ये फैकल्टी बन के गए हैं बीजेपी। तो 2024 के बाद इस यूनिवर्सिटी से निकले हुए नेता 7 लाख करोड़ का घोटाला करेंगे, रिकॉर्ड तोड़। प्रधानमंत्री इतने बौखला गए हैं कि उन्हें यह पता नहीं कि आजकल क्या बोल रहे हैं।
और ये बोखलाहट क्यों आती है? बार बार लोग कहते हैं कि अरे यार आप ऐसे ही कहते हो। ये बोखलाहट इसलिए आ रही है कि इंटेलिजेंस उनके पास भी है। हम भी भ्रमण कर रहे हैं, हम देश को देख रहे हैं, वो भी देश को देख रहे हैं। उन्हें भी पता है अब की बार 400 पार नहीं 200 पार का लफड़ा हो रहा है। और इस बोखलाहट में कल तो उन्होंने अति कर दी। एक बंदरिया की कहानी बहुत पहले बीरबल सुनाया करते थे। अकबर ने बीरबल को पूछा, बच्चा प्यारा या जान प्यारी? बीरबल ने कहा कि जान प्यारी। अकबर ने कहा नहीं, बच्चा प्यारा, बच्चे के लिए मां कुछ भी कर सकती है। बीरबल को बताया, एक हौद में एक बंदरिया लाई, साथ में बच्चा लाया, पानी छोड़ा। एक कहानी सबको बता दो। और फिर जब बंदरिया के नाक में पानी गया, उसने उस बच्चे को नीचे किया, उसके पर पैर रख के कूद के बाहर आ गई। बीरबल ने कहा, देखा मां ने जान बचाई, बच्चों का बलि दे दिया। कल से मुझे लोग पूछ रहे हैं कि अडानी अंबानी का नाम क्यों लिया प्राइम मिनिस्टर ने, प्रधानमंत्री ने? मतलब बंदरिया के नाक में पानी गया, बंदरिया के नाक में पानी गया, इसलिए बच्चों को पैरों के नीचे बोल के कूद गए। अरे दो हमारा किरीट सोमैया बेचारा ईडी के ऑफिस में चला जाता है और बोलता है कि सुनील तत्कर बहुत पैसा खाया है, तुरंत एक्शन लो, और वो ले लेते हैं। दल्ला कोई घोटाला, एक्शन लो, ले लेते हैं। किरीट सोमैया जो आप सांसद भी नहीं है, उसकी इतनी अहमियत है। मुझे लगा मेरे प्रधानमंत्री की तो बहुत अहमियत है। प्रधानमंत्री तो देश चलाते हैं और पक्की पकड़ है। प्रधानमंत्री ने मंच से कहा, अंबानी अडानी ने काला पैसा, काला धन बोरे भर भर के टेम्पो में डाल के कांग्रेस को दिया है। कितना लिया कांग्रेस बताए? ईडी ने तुरंत अंबानी अडानी की रेड करनी चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन प्रधानमंत्री ने दी है। और हमारी दूसरी बात, प्रधानमंत्री कहते हैं कि कितना दिया बताए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री बहुत पढ़े लिखे हैं। उनका कोई वो हिस्ट्री में अल्टीमेट है, ज्योग्राफी में उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, भूगोल में, और संस्कृत वेद, उनका संस्कृत का एक श्लोक बहुत फेमस है, लोग सुनते हैं। ऐसे कई चीजों में प्रधानमंत्री बहुत माहिर है और खुद को बनिया और व्यापारी कहते हैं, तो गणित में तो जबरदस्त होनी चाहिए। तो कुछ नहीं कहना, राहुल गांधी को 2 महीने चुप रहने का कितना पैसा मिला, इसका सीधा हिसाब है। 2014 से लेकर 2024 तक प्रधानमंत्री को चुप रहने का अडानी और अंबानी पे जितना पैसा मिला, उसके हिसाब से 2 महीने का निकाल ले, आंकड़ा भी सामने आ जाएगा। क्या है, पूरा पार्लियामेंट रुक गया था, हिंडनबर्ग रिपोर्ट, और प्रधानमंत्री मौन थे। ये सब कुछ हुआ ही नहीं। उनके अपने दामाद के बारे में बात हो रही थी, उनके अपने गोद लिए गए बच्चे के बारे में बात हो रही थी। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि मोदी जी का एक स्टाइल रहा है कैंपेन का, वो हमेशा सब्जेक्ट उछालते हैं और सारा विरोधी उस सब्जेक्ट के पीछे लग जाता है, और जो मुख्य इशू होते हैं जनता के, उसको छोड़ देते हैं। इसलिए जनता भी सोचती है कि विपक्ष में हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, जाए। मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं। गुजरात में जब तीसरी बार चीफ मिनिस्टर के लिए वो चुनाव लड़ रहे थे, तो गुजरात में बहुत भयावह स्थिति थी। गोचर की जमीन अडानी को दे दी थी, किसानों की आत्महत्या थी, पानी 1000 फीट पे भी पोल्यूटेड आ रहा था, कच्छ में पानी के लिए हाहाकार था, पूरा गुजरात तपा हुआ था। तीसरी बार की एंटी इनकम्बेंसी थी, पूरी बीजेपी कांग्रेस चुनाव के लिए लड़ रही थी, और प्रधानमंत्री ने मामला उछाला सोनिया गांधी के इलाज का खर्च। कांग्रेसी सारे इलाज के खर्च के चक्कर में लेते हैं, 15 दिनों घुमाते रहे इलाज के खर्च में, और झूठ बोलना तो उनके लिए मतलब 2014 से पहले ही, जब मुंह खोला तो झूठ ही बोला है, सच तो निकलता है। तो जब उन्होंने कहा कि ये एक अखबार में छपा है, लोगों ने उस अखबार का ग्राफ लेके अखबार वाले को पूछा, उसने बोला मेरे यहाँ नहीं छपा। फिर किसी ने कहा कि अखबार में नहीं छपा, बोले नहीं, यूएन पीटीआई ने दिया।
पीटीआई वालों ने एक प्रेस रिलीज जारी किया कि हमने पिछले 6 महीने में कोई इलाज के खर्चे पे खबर नहीं दी। बोले एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने निकाला, वो आरटीआई एक्टिविस्ट भी सामने आया, उसने कहा कि महामहिम ये आंकड़े हैं, आप कहां कौन से आंकड़े दे रहे हैं, खर्च तो हुआ, आंकड़ा कोई भी हो। उनको लगा ये फेल। फिर दूसरा मामला उछाला 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड शशि थरूर की पत्नी को, क्योंकि जब विपक्ष की पत्नी, बहू, बेटी हो, उनकी कोई इज्जत नहीं होती। इनकी मातृ शक्ति तब जगती है जब इनको माताओं से और महिलाओं से वोट चाहिए होता है। शशि थरूर के 50 करोड़ गर्लफ्रेंड करके इतना वाहियात कमेंट करने के बाद भी प्रधानमंत्री के उसका जवाब कांग्रेसी फिर 15 दिन देते रहे, वो मामला भी दब गया। और आखिरी सप्ताह प्रधानमंत्री ने बिना किसी शर्म के एक कागज दिखाया रैली में, और ये प्रधानमंत्री कार्यालय का कागज है। गुजरात का सर्क्रिट ये प्रधानमंत्री पाकिस्तान को देने जा रहा है। जब तक नरेंद्र मोदी के जान में जान है, मैं ये इंच भूमि नहीं जाने दूंगा। लोग तालियों की खड़खड़ाहट। अब 10 साल से प्रधानमंत्री जी वहां बैठे हैं, भाई साहब वो कागज ढूंढिए और मनमोहन सिंह को जेल करवाइए, करवाइए मनमोहन सिंह को जेल। इस देश में मैं दावे के साथ कहता हूं कि मुस्लिम लीग भी सत्ता में आई तो भी इस भारत भूमि का एक इंच किसी को नहीं देगी। सभी देश भक्त है, आपने ठेका लेके नहीं रखा है देश भक्ति का, क्योंकि आपको झूठ ही बोलना है। हाँ, प्रधानमंत्री ने एक बार जरूर सच बोला, और उन्होंने कहा, क्योंकि हमारे भी ऑफिस में हम कहते कि प्रधानमंत्री हमेशा एक रिसर्चर मेरा आया, बोले सर पार्टी दो, प्रधानमंत्री ने आज सच बोला। अब आप बोल नहीं सकते कि प्रधानमंत्री झूठ बोलेंगे, तो मैंने कहा क्या सच बोला, बता जरा, निकालो वीडियो। तो प्रधानमंत्री किसी को बता रहे थे इंटरव्यू में कि जब मैं एक बीजेपी का वर्कर था और जाना पड़ता था कहीं है, तो रिजर्वेशन तो वो था नहीं, तो जनरल डब्बे में चले जाते, और जनरल डब्बे में खड़ा होने की जगह नहीं होती, तो हम लोगों को हाथ देखते हैं। मैं बोलता था जरा हाथ देखो आपका, और जब मैं लोगों का हाथ देखता तो लोग मुझे जगह देते बैठने को, चाय पानी की व्यवस्था करते, और लोग हाथ देखते, मुझे हाथ देखना आता नहीं था, मैं ऐसे ही बोल देता था। पहली बार सच बोला, लेकिन पहली बार ये भी बोला कि वो झांसेबाजी का एक छोटा पैकेज था, अब एक बड़ा पैकेज दिल्ली में बैठा है। आज भी ये हाथ ही देख रहे हैं, और आज ये 143 करोड़ लोगों के हाथ देख रहे हैं, और ऐसे ही झांसे दे रहे हैं। इसलिए आप झूठ बोलो, आप उद्योगपतियों को मदद करो, सब अपने जगह पे। आप कहा कि जब ओबामा आए तो उन्होंने मनमोहन सिंह को एक किताब भेज दी। अब हमारे जो बाहर के विदेशी जो राष्ट्रपति होते हैं, वो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री की औकात समझ के गिफ्ट देते हैं। तो मनमोहन सिंह के समय किताबें मिलती थी, आजकल शाले, आम, ये सारी चीजें मिलती हैं। तो उस किताब पे ओबामा ने लिखा था, फ्रॉम द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी टू द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। लेकिन वहां सीताराम येचुरी थे, उन्होंने वो पन्ना देखा, उन्होंने कहा मिस्टर प्रेसिडेंट, वी आर बिगेस्ट, दैट इज ट्रू, बट यू आर नॉट द ओल्डेस्ट। तो उसने कहा हाउ कम, कैसे? तो उन्होंने कहा आपने 1962 में कारों को वोटिंग का अधिकार दिया, और मेरे देश में 10 साल पहले 1952 में अधिकार हमने दिया था, ओल्डेस्ट भी हम। बाबा साहब आंबेडकर ने भी यही कहा कि संविधान, लोकतंत्र ये हमारे लिए नया नहीं। उन्हें बुद्धिज्म को कोट करते हुए कहा कि वहां संविधान था, वहां बुद्धिज्म में तो पार्लियामेंट भी है, वहां वीटो पावर भी है, वहां चर्चा भी है, वहां अमेंडमेंट भी है, वहां सब कुछ है। लेकिन फिर ये गायब क्यों हुआ? क्योंकि फिर धीरे धीरे राजनीति में धर्म हावी हुआ। मुझे अजीब, कई बार मुझे लगता है कि या तो प्रधानमंत्री ने समझ लिया है कि देश के सारे लोग मूर्ख हैं, या इन देश के सभी लोगों ने इंटरनेशनल एंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली है,
यही समझ के वो लोगों को ज्ञान देते हैं। वो बार बार कहते हैं कि राम लला के प्राण प्रतिष्ठा में न्योता देने के बाद भी ये लोग नहीं आए, सोनिया गांधी राहुल गांधी नहीं आए, ये सनातन के विरोधी है। उद्धव ठाकरे सोनिया गांधी के डर के मारे जाए, ये सनातन धर्म के विरोधी है, ये राम लला का अपमान करते हैं। ठीक, प्रधानमंत्री माए बाप एक्सेप्टेड, ये सब सनातन धर्म के विरोधी है और इनका विरोध करना चाहिए, ये देशद्रोही है, सब ठीक है। मुझे ये बताएं, बाबा साहेब आंबेडकर को भारत रत्न क्यों दिया? क्यों दिया बाबा साहेब आंबेडकर को भारत रत्न? आप आंबेडकर को चुनावी एटीएम ना समझे, इन्होंने सिर्फ एटीएम समझ के ही दिया है, क्योंकि टोटलिटी, पूर्णता यदि बाबा साहेब आंबेडकर आपको लेना होगा तो फिर आपको उस 22 प्रतिज्ञाओं को भी याद करना होगा जो उन्होंने दीक्षा भूमि में बुद्ध धर्म लेते हुए कहा था। पहली प्रतिज्ञा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा ना पूजा करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा है राम और श्री कृष्ण को नहीं मानूंगा ना पूजा करूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा है कि मैं गौरी गणेश जैसे तमाम हिंदू देवी देवताओं को ना मानूंगा ना पूजा करूंगा। चौथी प्रतिज्ञा है कि भगवान कभी अवतार नहीं लेते, ये बिल्कुल गलत प्रचार है, मैं इसको मानता नहीं। और पांचवी प्रतिज्ञा थी कि गौतम बुद्ध भगवान का अवतार नहीं है। जो राम को नहीं मानता उसको भारत रत्न देते हो, और जो राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आया, जो सरकारी वक्त के बजाय आपका खुद का पार्टी का आयोजन हो, तो आप कहते हो देशद्रोही है। आप आंबेडकर को गाली दे रहे हो क्योंकि आंबेडकर जी ने तो इससे जाके आगे बात कही थी। इनको आंबेडकर से प्रेम नहीं है, इनसे संविधान के ऊपर लेना देना नहीं है। ये देखते कि आंबेडकर के पीछे कितने लोग हैं। ये मेरे वोट बैंक है, तो आंबेडकर का नाम लेते से इनकी आंखों में आंसू आते हैं। ये जितने तमाम दलित भाई हैं, उनको लगता है कि आंबेडकर जी के लिए रो रहा है, लगाओ ठप्पा। इनको तभी वोट देना जब ये बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा को एंडोर्स करें। है औकात इनकी तो एंडोर्स करके दिखाए। एक तरफ कहते हैं कि हिंदू जीवन पद्धति है, दूसरी तरफ कहते हैं हिंदू धर्म है। एक दिन बैठ के तय करो ये है क्या, तय करेगा। कुल मिलाकर ये बार बार हमें कह रहे थी ये लड़ाई 2024 का चुनाव नहीं है दोस्तों, ये 2024 का जो नतीजा है ये आने वाले 100 सालों के लिए चीजें तय करेगा। यदि आप चाहते हो, हमने तो अपना जिंदगी जी ली है, सबने जी ली है, यहाँ बैठे हुए मैं ज्यादातर लोगों ने जिंदगी जी है। यदि आपको लगता है कि आने वाली पीढ़ियां आपको गाली ना दे, श्राद्ध के दिन आपकी थाली निकालने के बजाय जूतों की माला आपके फोटो पे न चढ़ाए, तो कृपा करके आप इन तानाशाही वृक्ष को उखाड़ के फेंकने का समय आ गया है। भाजपा के खिलाफ नहीं, उद्धव ठाकरे की भी भाजपा हमने देखी है, हमने अटल बिहारी आडवाणी की सरकारें भी देखी है। मेरा मानना है जो भी सरकार आती है थोड़ा बहुत तो करती है, कोई सरकार दूध का धुला नहीं है। आटे में नमक सब डालते हैं, लेकिन नमक का आटा गूंथते हुए पहली बार देख रहा है। इसीलिए अब डर है। यदि 2024 में 300 बार गए तो मान लीजिए ना ऐसे बोलने के मंच होंगे, ना आपको सुनने के लिए जगह होगी। मनुस्मृति लागू होगी, दलितों को सवर्णों की सेवा करनी होगी, सवर्ण अपने लिए सब कुछ ले लेंगे, रिजर्वेशन खत्म होगा, प्राइवेटाइजेशन पूरे बूम पे रहेगा। जब सारी चीजें प्राइवेट ही होगी तो फिर रिजर्वेशन कहां से आएगा? महाराष्ट्र में 65,000 सरकारी स्कूल, प्राइमरी स्कूल महाराष्ट्र सरकार ने पीपीपी मॉडल पे उद्योगपतियों को दान दे दिया, और उद्योगपतियों ने भी दान इसलिए लिए क्योंकि वो पुरानी प्राइमरी स्कूल है, बड़े प्राइम जगह पे है, लैंड बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो एक साल स्कूल चलाएंगे, दूसरे साल एप्लीकेशन लगाएंगे, स्कूल के खर्चे चलाने के लिए हमको थोड़ा कमर्शियल बनाने के लिए दीजिएगा। 8 मंजिला बिल्डिंग होगी, 8 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर 4 कमरे में स्कूल चलेगा, बाकी सब कमर्शियल होगा। ये जो सरकारें बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकती, जो आपको स्वास्थ्य नहीं दे सकता, देते समय तो बहुत कोविड बेचा, बहुत वैक्सीन बेचा, हर जगह फोटो लगा लगा के बेचा, सीना तान करके बोला मैं मरने नहीं दूंगा, मैंने ये किया वो किया,
और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये कोविड वैक्सीन का क्या लफड़ा है, लोग मर क्यों रहे हैं, बोले कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, और फोटो भी हट गया सर्टिफिकेट से। ये डरपोक है, इनमें की औकात नहीं कि हाँ साहब हमने किया, तब हमको लगा जरूरी था, हम साइंटिस्ट नहीं हैं, पूरे विश्व ने किया, हमने भी किया, अब इसके रिपरकेशन है, उसके हम सोचेंगे क्या करना है। आज ही एक बहुत अच्छे प्रिय मित्र को मैंने खोया है, इसी इंदौर में हार्ट अटैक से गए हैं वो, गोविंद मालू नाम है उनका। और आश्चर्य की बात है कि कल शाम को 7-7:30 बजे उनका फोन आया मुझे और बोलने लगे तू आ रही है इंदौर? मैंने हाँ। तू तो उधर जाके बोलेगा ही। मैंने बिल्कुल बोलना है, कोई रोक लिया क्या? तो जोर से हंसे, बोला तू घर खाना खाने आ जा। मेरा खाने का रहने दो गोविंद भाई। तो बोले तू घर पे चाय पीने आएगा कि नहीं? मैंने पक्का। और सुबह जब अभय जैन मेरे कमरे में आए तो मैंने बोला अभय आज तो जाना था गोविंद मालू के यहाँ, आज फिर जाना पड़ेगा लेकिन किसी और से। क्या गोविंद मालू भी उसी कोविड का शिकार था? क्या गोविंद मालू क्या मृत्यु हुआ है? ये बड़ा सवाल है। कई चीजें हैं बोलने के लिए, समय की ये भी हो सकती है। एक इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे मैं जरूर बोलना चाहूंगा। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड इसलिए बोलना जरूरी है क्योंकि राजनीतिक दल ज्यादा बोलते नहीं, ज्यादा हमाम में सब नंगे हैं, सबने खाया है। एक लॉटरी वाला जो है जिसने सबसे ज्यादा पैसा दिया मुझे सभी राजनीतिक दल के लिए दिया, इसलिए कोई बात नहीं करता। सबको लगता है इसका बोला तो मेरा निकल जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जैसा घिनौना कांड इस देश में हुआ नहीं। मुझे लगता है इस देश में इस सदी का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का कोई मॉड्यूल होगा तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड होगा, और वो आम जनता के साथ कैसा खिलवाड़ हुई है। बस 5-7 मिनट में आपको बता के मैं इसको वाइंड अप करने का प्रयास करूंगा। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, प्रधानमंत्री पहली बार इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे प्रधानमंत्री ने मुंह खोला, और जैसा कि हमेशा खोलते हैं वो झूठ बोलने के लिए खोलते हैं, फिर झूठ बोलता। उन्होंने कहा कि मैंने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड इसलिए लाया कि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता हो, पता पड़े किसने चंदा लिया, किसने चंदा दिया, मैंने गलत क्या किया। ये जो चिल्ला रहे लोग ये फंसेंगे। हमारे बॉन्ड के पहले क्या सिस्टम था? सिस्टम ही नहीं था, काला धन ही धन था। फिर उनको लगता है कि पूरे देश ने एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री ली है, क्या करें? फिर यदि बताएं तो इस देश में बहुत अच्छे कानून थे। 20,000 रुपए से ज्यादा चंदा लिया तो राजनीतिक दल को बताना पड़ता था किससे लिया, और जिसने दिया उस कॉर्पोरेट हाउस को अपने बैलेंस शीट में बताना पड़ता था कि किसको दिया। ये ट्रांसपेरेंसी थी। हमारे देश में कोई मुंह उठा के चंदा नहीं दे सकता था। जिस कंपनी का 3 साल लगातार नफे में हो और उसका जो कुल नफा है, नेट नफा है, जो नेट प्रॉफिट कहते हैं, उसका मात्र 7.5% ही वो दे सकता था। बहुत अच्छा कानून था। विदेशी कंपनियां चंदा नहीं दे सकती थी, सरकारी कंपनियां चंदा नहीं दे सकती थी। जब ये सत्ता में आए तो इनको लगा पैसा तो चाहिए, पैसा तो खाना है, लेकिन इसको कानूनी जामा कैसे पहना है। फिर 3-4 लोग इकट्ठा बैठे। एक साथी दिमाग उसमें स्वर्गीय अरुण जेटली का था, और फिर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का जन्म हुआ। अब एक बॉन्ड का ऐसा हुआ कि 5 महीने में 5 महीने तय किए, उसमें 10 दिन के लिए बॉन्ड खुलेगी बेच के लिए। सिर्फ एसबीआई बेचेगा। जो बॉन्ड खरीदेगा वो सिर्फ एसबीआई को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा। वो किसको देगा वो राजनीतिक दल भी नहीं बताएगा किसने बॉन्ड लिया। और जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने पारदर्शिता लाई है, उसी प्रधानमंत्री के तत्कालीन वित्त मंत्री पार्लियामेंट 2017 का बजट में कहते हैं कि गोपनीयता बहुत जरूरी है। गोपनीयता नहीं होगी तो फिर उद्योग कैसा देगा तुमको चंदा। उसके बाद 2018 से लेकर 24 तक लगातार सरकारी वकील एफिडेविट पे एफिडेविट देते रहे कि साहब गोपनीयता नहीं भंग कर सकते, बता नहीं सकते किसी को। यह बोला, फिर सरकार ने कहा कि राइट टू इंफॉर्मेशन के राइट टू नो तुमको अधिकार है। बोले नहीं, जनता को अधिकार नहीं, किस पॉलिटिकल पार्टी को क्या मिला। जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया तब ये नग्न सत्य सामने आया। और ये चोर, बताओ, चोर पकड़ा जाने के बाद बोलता है मैं तो घर में ये इसलिए घुसा था बताने के लिए कि आपके घर चोरी हो सकती है। मैं पकड़ा थोड़ी गया, ये मतलब अति हो गया। और किस किस से पैसे लिए?
जो कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़ नहीं है, जिस कंपनी का प्रॉफिट 1 लाख है, वो 50 करोड़ चंदा देता है। 33 कंपनियां हैं, 1 लाख करोड़ 7 साल में 33 कंपनी का घाटा है। 1 लाख करोड़ 33 कंपनी ने 7 साल में खोया है। उन 33 कंपनी ने 340 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया है। कहां से आया? दवाइयां का कंपनी जिसके सैंपल फेल हो गए। कैसे कैसे सैंपल? लाइफ सेविंग ड्रग है, हार्ट अटैक आता है, आदमी गोली खाता है ये सोच के कि जिंदा रह जाएंगे, और आदमी मर जाता है। आदमी बोलता है किस्मत हमारी, तुम्हारी किस्मत खराब थी कि यह दवाई गलत थी। सन फार्मा जैसी कंपनियां 1 साल में 7-7 बार सैंपल फेल होते हैं, वो 50-50 करोड़ का चंदा बीजेपी को देते हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं होती। ये आपके साथ जीवन का सौदा करता है। ये मौत का सौदागर पहले कहा था, ये फिर एक बार साबित हो गया कि ये मौत का सौदागर है। ये उन लोगों को पैसा लेता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली बार कुछ कंपनियों की लिस्ट निकाली। ये कंपनियां फ्रॉड है, मनी लॉन्ड्रिंग करती है, हवाला ट्रेडिंग करती है, इससे दूर रहे, पब्लिक इससे झांसे में नहीं आए। हमें लगा कि चलो कुछ तो अच्छा काम हुआ। आज तुम पब्लिक को दूर रहने के लिए कहते हो और उन्हीं कंपनियों से बीजेपी ने चंदा ले लिया। ये नहीं समझ में आता। इनकम टैक्स की रेड करो, नोटिस दो, इनकम टैक्स की रेड सेटलमेंट करने के लिए पैसा दो। ईडी की रेड होती है, सेटलमेंट के लिए पैसा दो। आदमी जेल जाता है, सेटलमेंट के लिए पैसा दो। ये एक्सटॉर्शन नहीं था, ये वसूली था, ये फिरौती थी। और एक अंतिम मैं आपको बताता हूं, एक घिनौना सच। गौ माता का बता दो। एक गौ माता वाला एक दलित परिवार ने जब नाम की लिस्ट आई तो गुजरात के कच्छ के एक गांव के दलित ने भी चंदा दिया, समझ में आया। पत्रकार उसके घर गए कि भाई तू इतना दलित गरीब हो, तूने इतना बड़ा चंदा दे दिया। तो जो सत्य सामने आया मैं आपको बताऊंगा, 1 मिनट का है। उस दलित की जमीन सरकार ने दी थी उसको, क्योंकि वो लैंडलेस था। गुजरात में कानून है, और ये भी कानून है कि ये जब जमीन बेचेगा उसमें से 40% फिर सरकार को वापस करेगा। वो जमीन क्यों बेचता? वो अपना 6 लोगों का परिवार था, वो जमीन में अपना काम कर रहा था, लेकिन वेल्सपर्ग नाम की कंपनी उसी जमीन के आसपास अपनी फैक्ट्रियां लगा रहा था। उसे जमीन की जरूरत पड़ी, वेल्सपर्ग के लोग गए, हमको ये जमीन चाहिए। उन्हें बोला ले लो मालिक, इसका रेट कौन तय करेगा? कलेक्टर तय करेगा, कानून है। कलेक्टर ने रेट तय किया 76 करोड़ रुपए। वेल्सपर्ग ने कहा ज्यादा है, छोड़ दिया। 1 साल का लिमिट है, 1 साल के बाद फिर लोगे तो आपको फिर रेट तय होगा। 1 साल को 15 दिन कम थे, डिप्टी कलेक्टर आता है, उस दलित परिवार को बुलाता है और कहता है ये जमीन किसने दी तुमको? बोले सरकार ने। बोले सरकार ने जमीन दी, अब वो उद्योगपति खरीदना चाहता है तो भेज दो उसको। जिस दिन वो सरकार को लगी कि देना जरूरत है, तुमसे फ्री में दी थी, फ्री में ले लेगी, कुछ नहीं मिलेगा। तो बोले आप बताओ क्या करें? बोले तुम इसको जो पैसा देता है ले लो। 16 करोड़ में डील हुई, 16 करोड़ में वो चला गया। एक छोटा सत्य है उसका। 16 करोड़ उनके खाते में आ गए। वेल्सपर्ग के डायरेक्टर, बीजेपी के जो लोकल नेता, जो तहसील अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सब इकट्ठा होकर रात को दारू पार्टी करते थे, उस दलित को बुलाते थे। वो दलित आके जमीन पर बैठा, बोले नहीं ऊपर बैठ सोफा सेट पे, तू करोड़पति हो गया, हमारे बराबर आ गया। 16 करोड़ है ना अकाउंट में? बोले हाँ। 3-4 बार पार्टी में गया, दोस्ती की उससे, और उसको एक दिन डायरेक्टर कहता है मुझे बड़ा डर लगता है भाई तुम्हारा। बोले क्या हुआ? बोले इनकम टैक्स को जिस दिन पता पड़ा इतना ज्यादा पैसा तुम्हारे अकाउंट में है, वो जब्त कर लेंगे। बोले भाई साहब कैसे जब्त करेंगे? सरकार ने दिया पैसा है, कलेक्टर और ये सब आप थे। बोले नहीं वो सही है, पैसा गलत नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स जब्त कर लेगा। अब उसको छुड़वाने में सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ेगा, 8-10 साल लग जाएंगे, पैसा छूट जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना, पैसा कहां से लाओगे? तो बोले भाई साहब तुम्हारी आफत होगी, आप बताओ क्या करें? बोले इसको सरकार में इन्वेस्ट करो, निवेश करो। तो बोले बताओ साहब काय में पैसा लगाए? बोले एक सरकार की नई योजना है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, वो खरीदो। उस पापड़े से 11 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। उसको भी लगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जा रहा हूं, लोग साथ में हैं,
और वो बाकायदा सब सरकारी मामला है, चेक से पैसा जा रहा है। उसने 11 करोड़ के बॉन्ड खरीदे और सर्टिफिकेट जो बॉन्ड की रिसीट है वो लेके घर बैठ गया, इन्वेस्टमेंट है। इन्होंने उसके हाथ से वो बॉन्ड लिया और बीजेपी में जमा कर दिए। और वो वेल्सफंड कंपनी अडानी की कंपनी है, गौतम अडानी। गीदड़ भी नोचने के पहले लाश को सोचता होगा। एक गीदड़ से भी गए गुजरे हैं। और ये बात जब सामने आई तो भारतीय जनता पार्टी में इतनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं कि उस दलित के 11 करोड़ को वापस कर दे। यदि किसी ने फ्रॉड करके दिए हो तो वापस लेते हो। आज भी बैठे उसी 10 करोड़ रुपए, नाम तक नहीं लेते। इतने घिनौने लोग हैं। इसलिए मैं भाजपा को गाली नहीं देता। मैंने बार बार कहा, मैंने खुशबू ठाकरे की भाजपा देखी है, मैंने सुषमा स्वराज की भाजपा देखी है, मैंने आडवाणी और अटल जी की भाजपा देखी है, मैंने भाजपा में सुमित्रा महाजन देखी है। क्या सुमित्रा महाजन इसको एंडोर्स करती है? क्या सुमित्रा महाजन के हाथ में इंदौर की बागडोर होती तो क्या वो कांग्रेस के उम्मीदवार को बिठाती? क्या हो गया इस देवी अहिल्या के नगरी की? इसलिए मैंने कहा ये जो हुआ ये जानबूझ के ट्रेलर दिखाने के लिए हुआ है। इस ट्रेलर देख के आने वाली फिल्म की भयावहता देखो, और यदि इससे बचना हो तो इंदौर में तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इंदौर में विरोध जरूर बता सकते। और वो विरोध बताने का तरीका नोटा नाम का एक बटन है, वो बता के दीजिए। और सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन है, यदि मतदान जितना होता है उसमें 60% यदि नोटा का हो गया तो चुनाव फिर से होता है। इस इंदौर को दिखा दो, चाहे आप भाजपा के हो, चाहे आपके संघ के साथ आपके ताल्लुकात हो। अरे इस इंदौर की यदि इज्जत बचानी हो, इंदौर पे लगा हुआ ये काली काला दाग पोंछना हो, एक बार 60% के ऊपर नोटा कर दो, एक बार फिर से चुनाव होने दो। भले ही चुनाव के बाद में बीजेपी जीते, लेकिन बता दो कि इंदौर में लड़ाई लड़ने का मागमा है। इंदौर में डरपोक नहीं रहते। कुछ लोग डर के मारे विपक्ष को बिठा सकते हैं, लेकिन इंदौर मर्दों का शहर है, होलकर का शहर है, ये बताने का समय आ गया है। इसलिए नोटा का बटन दबाना बहुत जरूरी है। अंत में मैंने एक श्लोक से शुरुआत की और फिर उसी श्लोक से मैं एक बार अंत करता हूं। तब मैंने कहा था कि ये जो शरीर और आत्मा की बात हो रही है, लेकिन इसको यदि हम लोकतंत्र से जोड़े, लोकतंत्र न चिंतन्ति नरेंद्राणी, लोकतंत्र मन दहति अमितः, न चैन क्लेदोयन पोचोको भाजपः, न शोषिति संघः। ना शस्त्र से लोकतंत्र को नरेंद्र मोदी काट सकता है, ना अमित शाह की अग्नि इस लोकतंत्र को जला सकती है, ना भाजपा की लहर इस लोकतंत्र को डुबा सकती है, ना संघ का हवा इस लोकतंत्र को सुखा सकता है। क्योंकि ये लोकतंत्र किसी की बाप की बपोती नहीं, ये आपका और हमारा अधिकार है। और 43 करोड़ लोग ये हमेशा भारी पड़ेंगे। हमारे यहाँ कहावत है, 12 गांव से भारी नहीं होती। ये गुजरात की दुल्हा है, जब तक दूल्हा तमीज से रहेगा भगवान को समझ के पूजा जाएगा। जिस दिन दूल्हा बदतमीजी करेगा गांव बता देगा 12 ऐसी भागती है। समय आ गया और आज भले मैंने कहा श्रद्धांजलि की सभा है, लेकिन लोकतंत्र के मृत्यु पे हमें शोक प्रकट करने के बजाय फिर से लोकतंत्र पुनर्जीवित करना होगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र मेरे नेता के लिए छोड़ा है। मैं फिर एक बार नारा लगाता हूं और ये नारा मुझे आप लोगों से भी चाहिए, ताकि ये गूंज इंदौर के तमाम वासियों के कान में जाए और फिर 4 तारीख को जो नतीजा है उसमें दिखे कि इंदौर में मर्द भी रहते हैं। जय लोकतंत्र, जय लोकतंत्र, जय संविधान। लोकतंत्र अमर रहे, लोकतंत्र।